Yes. Sure. Good evening, all of you. Let us continue the next topic in this chapter, that is about atmospheric pressure. ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखा था, राइट? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, वो भी हमने ऑलरेडी देखा था. So atmospheric pressure is the pressure exerted by the thick layer of atmosphere on the earth. Okay, तो ये चारों तरफ से जो प्रेशर एक्ट होता है एयर की वजह से, उसको ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. और वो कितना होता है तो वो हमको पता है कि वी हैव फाउंड इट आउट, और वी कैन फाइंड इट आउट. इट इज डिनोटेड बाय PO, और वी कैन कॉल इट एज P naught, and its value is 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square. So this is actually going to be the value of atmospheric pressure. So at every point on the Earth's surface, okay, this pressure is already acting on the surface. Okay, at all the points on the surface. तो सभी पॉइंट्स के ऊपर ये प्रेशर ऑलरेडी काम कर रहा है. इसलिए जो हमने कल प्रेशर के बारे में बात की थी, तो सपोज ये जो है एक कंटेनर हमने ले लिया, अर्थ सरफेस पे कोई कंटेनर ले लिया, उसका हाइट सपोज h है, h इतने हाइट पे उसको उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी सपोज रो है. तो इस लिक्विड का प्रेशर कितना होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि P इज इक्वल टू रो जी एच. ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, बराबर है? तो ये फॉर्मूला हमने लिखा था. तो अभी इसमें देख सकते हो कि अगर h का वैल्यू, h इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम टॉप. ओके, तो ये h जो है वो ऊपर से मेजर करना होगा. तो जितना हाइट ज्यादा होगा उतना प्रेशर भी ज्यादा होगा, ये समझ सकते हो. बट इफ यू जस्ट गेट एट दिस पॉइंट हियर, इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो हाउ मच प्रेशर इज गोइंग टू बी देयर? यस, वी कैन जस्ट से दैट दिस देयर इज नो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड. ओके, लिक्विड की वजह से कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन यहाँ इसके ऊपर जो एयर है ऑलरेडी, उस एयर की वजह से तो प्रेशर यहाँ पे आएगा ना जरूर. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सरफेस के अर्थ के सरफेस पे हर पॉइंट पे होता है, वो प्रेशर तो ऑलरेडी यहाँ पे रहने वाला ही है. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ओपन सरफेस जो होता है लिक्विड का, तो लिक्विड के ओपन सरफेस पे हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर ही रहा होता है. ठीक है, तुमको पता हो या ना हो. तो इसलिए यहाँ पे PO, ये जो प्रेशर है P naught, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं, which is called as the atmospheric pressure. This much pressure is already acting on the free surface of this liquid here. तो इस फ्री सरफेस पे हमेशा ये प्रेशर काम करने वाला ही है. इसलिए हम देख सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर जो है इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो P पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना बनेगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, उसको बोलने का एब्सोल्यूट प्रेशर. So absolute pressure is denoted by P absolute, which is actually going to be the atmospheric pressure, which is denoted by P naught plus this gauge pressure. You can just say उसको gauge pressure बोलते हैं. क्या बोल से this pressure can be measured by pressure gauge. प्रेशर गेज से हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए उसको गेज प्रेशर बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर actually gives us the absolute pressure. You can see. So absolute pressure, if suppose it is denoted by P absolute, then it will be actually equal to P naught plus P gauge, which is rho G H. तो एक्चुअली एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? P naught plus rho G H. ये समझा कैसे? P naught कहां से आया? क्योंकि जब हम सरफेस पे जाते हैं तो सरफेस पे कोई लिक्विड की वजह से प्रेशर एक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो सरफेस अर्थ के सरफेस पे है, और इस वजह से अर्थ के अंदर अगर है तो अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एयर का प्रेशर, वो तो उसके ऊपर काम करेगा ही करेगा. इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर बनता है, तो एक्चुअली प्रेशर जो होगा वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर, इन दोनों के सम के बराबर होने वाला है. So it is going to be equal to the sum of these two, and that's why you have to remember this formula, that is absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. Okay, just take the screenshot of this. This is for atmospheric pressure. Okay, now let us see the next
concept in this chapter, that is about the variation of pressure with respect to gravity. Okay, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू जी, मतलब जिस तरह से ग्रेविटी वेरी होता है, तो ग्रेविटी के साथ ये प्रेशर किस तरह से वेरी होता है, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट हियर. सो लेट अस कंसीडर वंस अगेन कंटेनर containing some liquid of density rho. Okay, and suppose that we have the 2 points in the liquid. ये सपोज लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है. ओके, एंड वी कंसीडर द 2 पॉइंट्स ऑन द लिक्विड इन द लिक्विड. दिस इज सपोज फर्स्ट पॉइंट, दैट इज वी कैन कॉल इट एज A. दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पॉइंट व्हिच वी कैन कॉल इट एज अ B. ओके, ये A और B, ये दो पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए हैं. ठीक है, सपोज दैट पॉइंट A is at a distance x1 from the top और बॉटम, एनीवेज ऐसे भी करके सपोज ये जो डिस्टेंस है वो सपोज नीचे से x1 है ऐसा मान लेते हैं. मतलब A पॉइंट का जो हाइट है वो कितना है, x1 मान लिया है हमने, और B पॉइंट का जो हाइट है वो कितना है, तो लेट अस टेक इट एज x2 हियर. x2 is going to be the height of point B here. चलो ठीक है, and let us assume that the distance between these points A and B is actually going to be h. Okay, so obviously we get that this x1 minus x2 is going to be equal to h. ये तो हम समझ सकते हैं आराम से. You can just first of all write that this x1 minus x2 is equal to h. That is the distance between the 2 points A and B here. Okay, let us take that this P1 is the pressure at point A here. Okay, तो ये A point के ऊपर का जो प्रेशर है उसको हम बोल देंगे P1. Okay, and in the same way the pressure at P2, pressure at point B will be denoted by P2 here. Okay, तो B का ऊपर का जो प्रेशर है तो उसको हम P2 बोल सकते हैं. ठीक है, एंड नाउ एक कंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे करना है. एक कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, देखो, we'll consider a small circle or small element, circular element around this point A and this point B also. ठीक है, इस A और B के आसपास हमने एक A इतने एरिया का एक सर्कुलर एलिमेंट कंसीडर किया है. एंड लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर जॉइनिंग दिस टू सरफेस हियर. मतलब यहाँ पे इस A सरफेस एरिया का एक सिलेंडर हमने कंसीडर किया है. ठीक है, एक A क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिलेंडर इस तरह से, जिसका एक एंड पॉइंट A पे होगा और दूसरा एंड पॉइंट B पे होगा. तो इस तरह से ये पूरा सिलेंडर हमने यहाँ पे कंसीडर किया है. So obviously this cylinder is also going to get filled by water only or liquid only. तो लिक्विड से ही वो भरा हुआ है. ठीक है, अभी अगर एक तरफ से अगर देखते हो ठीक से, तो इस पूरे सिलेंडर के ऊपर, इस सिलेंडर को अगर मेंटली थोड़ा डिटैच करो, एक 2 मिनट के लिए अगर इस सिलेंडर को थोड़ा बाहर इमेजिन करो इस तरह से. ये सपोज ये सिलेंडर है. ओके, तो कौन से फोर्सेस इस सिलेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो अगर हम देखेंगे ठीक से, तो सबसे पहला फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है वो इस लिक्विड का वेट. मतलब इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P1 हमने मान के रखा है, तो इसका एरिया A होने की वजह से यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा होगा इसके ऊपर, जिसको हम बोल सकते हैं P1 into A. बोल सकते हैं ऐसा, चेक करो एक बार ठीक से. We can just call it as F1. F1 is going to be the force acting on this cylinder in the downward direction due to the pressure at point A here. तो इस पॉइंट A पे जितना भी प्रेशर होगा, तो उसकी वजह से उसके ऊपर का जो जितना भी वेट है इस लिक्विड का, वो उसके ऊपर काम करेगा और F1 इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा. ठीक है, F1 is the force acting on the cylinder in the downward direction on the surface here. Okay, and what is the force exerted on this surface here? तो इस सरफेस पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर रहने वाला है. P suppose P2 is the pressure on this point here. So P2 into A will be the force acting on this point B here, and that will be in the upward direction. So upward force जो एक्ट होगा यहाँ पे, तो उसको हम बोल सकते हैं it will be F2, which is actually going to be P2 into A. Here F1 is going to be P1 into A, just because pressure we have defined last time that the pressure is actually defined as the force upon area. correct है? तो प्रेशर का ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है.
तो अगर प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है तो फिर एरिया इस तरफ लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया मिलेगा कि नहीं, जरूर। तो किसी भी प्रेशर P की वजह से इस एरिया A के ऊपर जितना भी फोर्स एक्ट होता है वो हम उस प्रेशर और एरिया के प्रोडक्ट के द्वारा निकाल सकते हैं आराम से। याद रखो हमेशा, वी कैन फाइंड आउट द फोर्स बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग द प्रेशर बाय एरिया। ओके, तो अगर यहाँ पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स F1 will actually be P1 into A. If you want to find out the force at this point here, we can just get it as F2 that is equal to P2 into A. Okay, but now one more force is acting on this cylinder, which is the weight of the liquid inside the cylinder here. तो इस सिलेंडर के अंदर जितना भी लिक्विड भरा हुआ है उसका खुद का वेट जो है वो भी यहाँ पे काम करेगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि W के बराबर होगा। W, which is going to be actually m into g, where m is going to be actually the mass of the liquid inside the cylinder and g is the gravity obviously. तो ये तीन फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं, देखो ठीक से। The forces acting on this cylinder are F1, F2 and W. ये तीनों फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें से F1 जो है, F1 is the force acting on the cylinder due to pressure at point A here. Okay, you can say the force due to P1. Okay, F2 is going to be the force due to P2 and W is going to be the weight of liquid inside this cylinder. Okay, तो ये तीन फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी since this cylinder is in equilibrium, ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में तो है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। What does it mean? All these three forces must be balanced. ये तीनों फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस रहने वाले हैं। तो इसका अगर हम एक फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकालते हैं, if we just replace this whole cylinder by a single point which is on its center of mass, तो इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? देखो, एक तो W उसके ऊपर काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नो डाउट। दूसरा ये F1 भी काम कर रहा है, वो भी नीचे की तरफ है, बराबर। इसलिए इसको भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, this is F1 which is going to be acting the downward direction, and at the same time this F2 is acting in the upward direction, right? So therefore we can just show this force F2 here on the cylinder which is going to be acting in the upward direction, F2 here. Okay, तो ये तीन फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखो इनके डायरेक्शंस ठीक से, F2 is going to be upwards, F1 is downwards and W is also downwards, and obviously this F2 will actually be of greater magnitude than F1 as well as W, because F2 has to be the sum of both F1 and W here. Okay, yes, F2 is going to be the sum of F1 and W, just because this cylinder is going to be at rest, it is in equilibrium. तो इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ये F2 जितना काम करेगा उतना ही F1 और W का सम रहेगा, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। So if we just construct an equation by equating the upward and downward forces here, then we can be able to get that is F2, since the cylinder is in equilibrium. Okay, so F2 will be equal to F1 plus W. ये अगर इक्वेशन तुमको मिलता है तो डेरिवेशन यहाँ पे खत्म हो गया है, क्योंकि F2 and F1 has to be replaced. F1 can be replaced by P1A and F2 has to be replaced by P2 into A. Okay, so if we just replace this here, then we can get this P2A is equal to, here it is going to be P1 into A plus W, which is actually going to be mass of the cylinder, liquid in the cylinder, into gravity G. Okay, but at the same time we have that this mass is actually equal to volume into density. Once again, as we have just considered in last lecture में जो हमने consider किया था वही हमको यहाँ पे भी consider करना है, mass equal to volume into density. But at the same time we know that the volume of a cylinder is always equal to the product of its area and height. So we can just say that this volume will actually be equal to area into height into rho. करेक्ट है। तो अगर ये मास का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो हमको जो पे देखो क्या मिलेगा, so we can just say that this will be P2 into A is equal to P1 into A plus M, which is actually going to be A into H rho G
as it is. And now we are going to divide this whole equation by A, that is area. Okay, so we can just get this P2A upon A is equal to P1A upon A plus AH rho G upon A, so that this A just gets cancelled here, and what we are left with is simply P2 is equal to P1 plus H rho G. But H is actually the distance between these 2 points A and B, which can be measured from the bottom or in this way. So we can just have this H to be simply equal to x1 minus x2, so that we can just get this P2 is equal to P1 plus rho G into x1 minus x2. So this is actually going to be the relationship between the pressure and gravity. So this is the variation of pressure with respect to gravity, and from this equation only we can just see from this diagram that जैसे जैसे x1 और x2 के बीच में का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ये प्रेशर डिफरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम सपोज x1 को फिक्स रखते हैं, x1 को अगर कांस्टेंट रखते हैं, तो x2 जितना बढ़ेगा, x2 जितना यहाँ पे नीचे जाएगा तो उतना ये प्रेशर भी बढ़ेगा, P2 भी बढ़ेगा जरूर। सारी चीजें जो है वो इस इक्वेशन में से ही क्लियर हो रही है, देखो, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, which gives us the relationship between the pressure at two different points in terms of the distance between those 2 points. Okay, so this is called as the variation of pressure with respect to gravity. Okay, have you understood the whole this derivation? क्या किया हमने इस डेरिवेशन के अंदर? सबसे पहले हमने देखो एक ये पूरा कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर ये सिलेंडर लिया, ठीक है। मतलब एक 2 पॉइंट्स चूज किए A और B, जिनका डिस्टेंस x1 और x2 मान लिया, जहां पे प्रेशर P1 और P2 मान लिया, और ये सिलेंडर जो है एक ड्रॉ किया, A के आसपास एक छोटा सर्कुलर एलिमेंट ड्रॉ किया, B के आसपास भी एक सर्कुलर एलिमेंट ड्रॉ किया, और उसको ज्वाइन करके एक सिलेंडर फॉर्म किया। अब ये सिलेंडर जो है, तो वो सिलेंडर के ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं वो हमने एनालाइज किया, तो पता चला कि सिलेंडर के ऊपर 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, जो कि ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड अबव दिस सिलेंडर। ओके, इस सिलेंडर के ऊपर के पार्ट का जो वेट है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा या वो यहाँ पे काम करेगा, उसको हमने F1 नाम दे दिया है, ठीक है। दूसरा फोर्स इसके ऊपर काम करेगा जो इस सिलेंडर का खुद का जो वेट है, जिसको हम W बोल सकते हैं, that will also be in the downward direction only, but both of these forces are combined together and they are balanced by the single force which is acting upwards, which is due to the pressure at point B here, okay, which will balance this sum of these forces. So F2 can be supposed to be P2 into A here. So P2 is the pressure at this point B and A is the area, so P2 into A becomes the force acting on the cylinder in the upward direction, which balances this sum of F1 and W here. Okay, so just by using this equation that F2 balances the sum of F1 and W, we can just get that F2 replaced by P2A, F1 replaced by P1A, W replaced by mg because it's weight, and then we can just use as mass equal to volume into density. So mass becomes equal to volume. Volume can be replaced by area into height into density, so that we can get this P2A equal to P1A plus AH rho G, so that we can just divide this whole thing by A throughout, and once we get cancelled A, we can just be left with P2 equal to P1 plus H rho G, so which gives that P2 is equal to P1 plus rho G into the difference between the 2 points, ठीक है। so x1 minus x2 ये रहेगा h का वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले ही निकाल के रखा है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया, जिससे हमको ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। so this is actually going to be the effect of gravity with pressure. What does it actually tells us is the pressure increases with gravity. जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ता है, मतलब जैसे हम नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे प्रेशर जो है बढ़ता है, ये इसका कंक्लूजन है। सो ओके, और इसका एक ऑब्जर्वेशन भी है या एक एप्लीकेशन भी है, वो हम जस्ट नेक्स्ट इसमें देखेंगे, जैसे अभी एक नेक्स्ट 1-2 मिनट के बाद देखेंगे। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट एंड जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू हैव एनी डाउट।
Yes, if you have any step that you have not understood or anything, let me know. I'm here to explain it again. Yes, anybody? संजय ठीक से आया स्टेप? ठीक है, चलो. So Sir, that formula one, कौन सा? some left side वाला. ये वाला? हाँ, explain करो ना. देखो, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हमने यूज किया है. एक्चुअली होता क्या है ना, डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है मुझे बताओ. डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. ये तो सभी जानते हैं, है कि नहीं? पक्का ये जानते हो? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है. सर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये पता है ना? हाँ. ओके, तो अभी यहाँ पे v जो है, वॉल्यूम जो है, वो ये साइड में अगर डाल दिया, मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी मतलब रो इनटू वॉल्यूम. बराबर है? तो वही फॉर्मूला है यहाँ पे. अभी उससे भी आगे जाके इस वॉल्यूम को भी हमको रिप्लेस करना है. अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? डू यू नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? Volume of a cylinder is, we have just seen last time or even in 10th standard also, volume of a cylinder is given by pi r square into h. ये तो पता है सबको. ओके, pi r square into h. तो अभी यहाँ पे जो pi r square जो है ना, वो तो उस सिलेंडर का एरिया हो गया ना, जिसको ऑलरेडी हमने यहाँ पे a बोल के रखा है. ये a जो है वो एक्चुअली एरिया ही है. उस पॉइंट का नाम भी है, वो छोड़ो, but area of cross section of the cylinder is going to be a here, and that's why we can just replace this volume as this pi r square can be replaced by a, and h is kept as it is. So what we get is volume is equal to area into height. That's all. तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, तो इससे हमको ये मिल गया मास इक्वल टू, इसकी जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दिया. क्या क्या क्या? इसकी जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दिया. नहीं, किसके जगह पे? वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दिया. एच किसकी जगह पर डाल दिया? ये जो v है, इस v के बदले हमने a into h डाल दिया, जिससे ये हमको मिल गया. ये तो ऑलरेडी हमारे पास था ही, जो कि डेंसिटी के फॉर्मूला से ही हमको मिलता है. देखो, हाँ. इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, वो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं? उल्टा हाँ. लिखा चलेगा ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इट्स ओके. अभी इस वॉल्यूम को मैंने क्या किया, एरिया इनटू हाइट बोल दिया. ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू h. आउट ऑफ दैट पाई आर स्क्वायर इज एक्चुअली द एरिया, एंड दैट्स व्हाई v becomes equal to area into h. तो ये v के बदले a into h डाल दिया. ऐसा इमेजिन करो ये ब्रैकेट में, ठीक है, और ये रो को एज इट इज रखा. ठीक है, तो इससे हमको का वैल्यू मिल गया a रो into h या ah रो, और वो फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया. देखो, p2a अपनी जगह पे है, ये p1a अपनी जगह पे है, ये m into g भी अपनी जगह पे है. सिर्फ यहाँ पे m के बदले क्या आ गया? ah रो आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक है नहीं? तो इसलिए वो m के बदले ah रो आने से वो ah रो g बन गया. और फिर पूरा इस इक्वेशन को अगर एरिया से डिवाइड कर देते हो, तो एरिया तो हर एक टर्म के अंदर है, तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिंपली p2 equal to p1 plus h rho g, where h is going to be the distance between those 2 points a and b, but we can write this h as x1 minus x2. so we have replaced that, rho into g को साइड में ले लिया और h के बदले x1 minus x2 डाल दिया. हो गया हमारा काम, ठीक है? ठीक है, समझा ठीक से? हाँ. बाकी सबको? और वो ऊपर का f1 f2 इक्वल्स टू f1 प्लस w क्या है? ये कैसा है? हाँ, ये वो क्या है? देखो, अभी किसी भी लिक्विड के अंदर अगर एक इमेजिनरी सिलेंडर अगर कंसीडर करते हो, ठीक है, एक ऐसा एक यहाँ से लेके यहाँ तक का लिक्विड का ही सिलेंडर कंसीडर कर लो, ठीक है, तो उस सिलेंडर के ऊपर कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे? तो सबसे पहले हमको पता चलेगा इस लिक्विड के ऊपर का जो वेट है ना, वो उसके ऊपर काम कर रहा होगा कि नहीं, जो कि F1 से हमने डिनोट किया है. F1 is the weight of liquid above this A.
okay, which is equal to P1 into A, where P1 is going to be the pressure at point A here. तो इस A का प्रेशर P1 अगर मान लिया तो, और उसका एरिया अगर A है, तो P1 into A इतना फोर्स यहाँ पे काम करेगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस सिलेंडर के ऊपर। और दूसरा फोर्स कौन सा होगा उसके ऊपर? F मतलब फोर्स और P मतलब प्रेशर, हाँ, A F मतलब एरिया। करेक्ट करेक्ट। हाँ सर, और समझ गया समझ गया समझ गया। ये मैंने ऑलरेडी बताया ना कि प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया अगर इधर गया तो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस जबकि यहाँ पे प्रेशर P1 है तो इधर का एक फोर्स P1 इनटू A मिलेगा, इधर का प्रेशर P2 है करके इधर का फोर्स F2 जो है वो P2 इनटू A के बराबर मिलेगा। और इस सिलेंडर का जो वेट है वो W होगा जो कि M इनटू G के बराबर होगा। तो इसमें यहाँ पे सिलेंडर का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और F1 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों का एडिशन जो है वो इस F2 को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए F1 प्लस W इज गोइंग टू बी इक्वल टू F2, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये अगर तुमको स्टेप मिल गया तो उसके बाद पूरा डेरिवेशन बहुत इजी है। मेन पॉइंट इज दिस ओनली, ओके, ये इनको समझना है, ओके। देखो इसका मतलब हमने यहाँ पे एक प्रूव किया कि अगर कोई भी लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर अगर रखा जाता है, ठीक है, और उसमें अगर कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम चूज करते हैं, ये लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है और यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स चूज किए, दिस इज सपोज ए एंड दिस इज सपोज बी। तो कोई भी दो पॉइंट चूज करते हैं तो, और जिनका डिस्टेंस मतलब हाइट जो है वो ए का हाइट x1 सपोज है और बी का हाइट x2 है, तो ऐसे केस में होता क्या है कि बी का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। बी के प्रेशर को हम क्या बोलने वाले हैं, P2 बोलने वाले हैं, और ए का जो प्रेशर है उसको क्या बोलने वाले हैं, P1 बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जिसका हाइट कम होता है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। ये बताया समझ में ठीक से, जिस पॉइंट का हाइट कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा और जिस पॉइंट का हाइट ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। ये हाइट क्योंकि हमने नीचे से मेजर किए हैं, तो इससे पता चलता है कि P2 is greater than P1, okay, P2 is greater than P1 and P2 is actually equal to P1 plus something which depends on the density of liquid and gravity and at the same time the distance between these two points, correct है। तो यहाँ पे P1 प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है, रो इंटू G इंटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दैट मींस x1 माइनस x2, ये हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको मिल गया, ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया, यही हमने ऑलरेडी प्रूव किया है इस डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। अगर मान लो कि मैं x1 जो है तो इस x1 को अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, इधर सरफेस पे ले लेता हूँ, तो क्या होगा, देखो ठीक से, ये x1 है तो उस केस में ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगा बताओ। तो ये P1 जो है, P1 विल बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट ओनली ना, इस पॉइंट का प्रेशर हमको लेना पड़ेगा। और तुमको पता है अभी कितना होता है प्रेशर इस फ्री सरफेस के ऊपर का, कौन बताएगा? 0। यस, हाँ, इतना नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं, अभी इसके पहले वाले प्रेशर मैंने बताया ना कि द प्रेशर एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिमेंबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तुम चाहो या ना चाहो, तुम मानो या ना मानो, ठीक है, फ्री सरफेस पे हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर ही रहा होता है, तो उससे तुम छूट ही नहीं सकते, जीरो पे प्रेशर कभी मिल ही नहीं सकता क्योंकि हम सब अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ पे रहने की वजह से अर्थ के हर एक सरफेस के ऊपर के हर एक पॉइंट पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता ही रहेगा, तो उससे हम छूट ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर कितना रहने वाला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहने वाला है, उसको हम P0 बोल सकते हैं, ठीक है, जीरो नहीं बोल सकते हैं, P0 बोल सकते हैं, ठीक है, P0 which is a constant at all the points on the surface, so therefore we can just call this as P1, sorry, P0, and if we just take any other point here which is of distance x here, x इस डिस्टेंस पे अगर कोई भी एक पॉइंट अगर ले लेते हैं तो उस केस में देखा जाएगा कि यहाँ पे x1 जो है वो x1 तो ठीक है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया, तो इसमें ये इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा इस तरह से, P2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे P1 के बदले क्या आने वाला है,
P नॉट प्लस रो G इंटू x1 माइनस x2 के बदले क्या आएगा? अगर हमने यहाँ से अगर हाइट मेजर किया और वो उसको अगर h बोल दिया तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको हम x1 माइनस x2 को h बोल सकते हैं, तो इससे ये h हमको मिल जाएगा। तो in general pressure at any point which is at a depth h below the surface of liquid can be found out to be simply P naught plus rho G h, which we have already derived in the last derivation. इसके पहले वाला जो derivation था उसके अंदर हमने यही किया था, तो यही समझा था कि P naught is the pressure at free surface of the liquid which is called as atmospheric pressure, and rho Gh is going to be the gauge pressure which is the pressure exerted by liquid alone, and the sum of these two is actually going to be the absolute pressure at any point inside the liquid. तो इसलिए यही फॉर्मूला हमको फिर से मिल गया as a application of this formula here. और एक दूसरा एप्लीकेशन इसका है, ठीक है, ये समझ में आया ठीक से? इसमें कुछ डाउट है? इसमें हमको बताना क्या है कि अगर ये जो पॉइंट ए जो है वो अगर सरफेस पे चला जाता है तो P1 जो है वो P1 एक्चुअली P नॉट के बराबर हो जाएगा, और जो x1 माइनस x2 जो है वो एक्चुअली सरफेस से मेजर होगा, सरफेस से हमको मेजर करना पड़ेगा, यही हमको इसमें बोलना है। तो the pressure at any point below the liquid surface will actually be equal to the atmospheric pressure, which is the pressure on the surface of liquid, plus the rho G into h, where h is the distance of the point P which is measured from surface of liquid, free surface of liquid. मतलब हमको surface से ये height measure करना होगा. Every time we will have to find out the height from the surface only, not from the bottom. क्योंकि bottom से measure करके कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि अगर bottom से measure करेंगे तो हमको x1 measure करना पड़ेगा और x measure करना पड़ेगा और उन दोनों का difference लेना पड़ेगा. अब इन दोनों का difference लेने का मतलब क्या है? Direct surface से ही measure करने का जैसा हो गया वो, तो इसलिए हर टाइम हमको सरफेस से मेजर करना है। ये अगर हम बात याद रख सकते हैं तो उस केस में फिर x1 और x2 का झंझट ही नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये हमको इसमें से कहना है। दूसरा एक एप्लीकेशन इसका है, देखो दिस इज द एप्लीकेशन 1, यू कैन से। व्हाट इज द सेकंड एप्लीकेशन? सी, हमने अभी ऑलरेडी देखा कि अगर दो पॉइंट्स हमारे पास है A और B, सपोज ये A है और ये B है, जिनके बीच में जिनका हाइट x1 और x2 है दोनों का, तो A के ऊपर का प्रेशर अगर P1 है, B के ऊपर का प्रेशर अगर P2 है, तो ये इक्वेशन होता है P2 minus P1, P2 equal to P1 plus rho G into x1 minus x2। ये इक्वेशन हमने प्रूव किया है, ठीक है? द एप्लीकेशन इसका ये है कि if x1 becomes equal to x2, then what will happen? अगर x1 और x2 इक्वल होगा तो क्या होगा? कौन बताएगा? डाल के देखो इस इक्वेशन के अंदर x1 और x2 इक्वल डाल दो, तो x1 के बदले अगर x2 डाल दो या x2 के बदले x1 डाल दो, P2 will be equal as P1. Yes, so P1 will be equal to P2 or P2 will be equal to P1. So if x1 becomes equal to x2, then P2 will become equal to P1. What does this mean? It means that in a liquid, if there are 2 points which are at the same height from the bottom, then they are going to be at the same level, the same pressure. Okay, the 2 points, any 2 points which are going to be at the same level, they are going to be at same pressure. मतलब कोई भी 2 points जो same level पे होते हैं या same height पे होते हैं, उनका pressure हमेशा same होता है। तो इसका मतलब अगर हमने A और B 2 points ऐसे चूज किए, जो एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम ही होगा क्योंकि वो दोनों सेम हाइट पे है, ये उसका मतलब होता है। दिस इज द बेसिक थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। वो तो वैसे भी कॉमन सेंस है, और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक तरह से ये बहुत पावरफुल टूल है कई सारे एमसीक्यूज या कई सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। जैसा कि अगर मान लो यहाँ पे एक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ तुमको। अगर मान लो हमारे पास एक यू शेप का एक ट्यूब है, ठीक है, और उसके अंदर हमने कोई लिक्विड भर के रखा है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमने सपोज मर्क्यूरी भर के रखा है, ठीक है, मर्क्यूरी, और अगर यहाँ से आगे इधर से इधर तक
सपोज वाटर है, ओके। अभी ये सीधी बात है कि इसके अंदर जो है लेवल दोनों के टॉप लेवल जो है वो जरूरी नहीं कि सेम ही होंगे, ठीक है। हाँ, अगर पूरा वाटर ही भरते हो तो जरूर होगा कि दोनों तरफ सेम होगा, लेकिन अगर मर्क्यूरी एक तरफ थोड़ा मर्क्यूरी भर दिया और वाटर भर दिया, मतलब मिक्सचर है, यहाँ पे मिक्सचर, दो लिक्विड्स का हमने मिक्सचर कर दिया है, कोई भी दो लिक्विड कंसीडर करो, सपोज यहाँ पे वाटर है और इस तरफ मर्क्यूरी है, जो कि जिनका डेंसिटी अलग अलग है, तभी भी, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर कंसीडर कर लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ कर लो ऐसा, ठीक है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, ये गारंटी है, ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेरिवेशन। तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर सेम लेवल पे है, मतलब अगर ग्राउंड से उनका अगर डिस्टेंस सेम है, हाइट अगर दोनों का सेम है, तो जरूर वो दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम होना चाहिए, irrespective of the shape of this container, irrespective of the liquid density of the liquid, ठीक है, irrespective of the thickness of the container, ठीक है। इतने सारे फैक्टर्स यहाँ पे चेंज होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि the pressure at any two points which are at the same level is always going to be the same, ठीक है, नो डाउट। इवन यहाँ का जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, जरूर यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही यहाँ पे भी होगा, इवन यहाँ पे जो प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, बिल्कुल। तो इवन ये यू शेप का ट्यूब कंसीडर करो या कोई भी दूसरे शेप का भी अगर ट्यूब कंसीडर करो, जैसे डब्ल्यू शेप का भी अगर ट्यूब कंसीडर करते हो, तभी भी उसके अंदर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो जिन जिन पॉइंट्स से गुजरता है उन सारे पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर हमेशा सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। यस, देखो अगर मान लो हमने दो अलग अलग कंटेनर लिए, ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये एक टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पे हमने सपोज मर्क्यूरी भर दिया है और यहाँ पे वाटर भर दिया है, तो अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम लेवल पे है, ठीक है। बोर्ड क्लियर नहीं है ना? बीच बीच में फोकस कर रहा है शायद ना। ठीक है, चेक करो अभी क्लियर है। ओके, ठीक है। तो अब ये सोचो अगर यहाँ पे इस तरफ मर्क्यूरी भर दिया और इस तरफ वाटर भर दिया, ठीक है, और ये अभी दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है, ठीक है, अभी क्या ये दोनों पॉइंट्स सेम प्रेशर पे होंगे? क्या समझते हो? Are these two points going to be under the same pressure? नहीं, No, sir. बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी का भले हाइट सेम है, देखो ये हाइट सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर अलग अलग होगा, क्योंकि मर्क्यूरी इज मोर डेंसर देन वाटर, देयरफॉर यहाँ का जो प्रेशर है वो हमको रो इनटू रो ऑफ मर्क्यूरी
जिसको हम बोलेंगे सपोज रो एच जी, ओके, इंटू रो एम उसको बोल देंगे, रो एम इंटू जी इंटू एच, इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, बराबर है। ये फॉर्मूला से हमको इधर का प्रेशर मिलेगा, P1 उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वाटर का अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ का जो प्रेशर है P2 उसको हम बोल सकते हैं, इट विल बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज रो W इंटू जी इंटू एच, ओके। रो W मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर which is going to be less than the density of mercury actually. So obviously since rho m is greater than rho W, so because of that P1 will actually be greater than P2, इतना तो बोल ही सकते हो, जरूर हो सकता है ऐसा कि P1 और P2 जो है वो अलग अलग रहेंगे, P1 ऑब्वियसली बड़ा रहेगा, P2 छोटा रहेगा, तो भले हाइट सेम है लेकिन हाइट सेम होते भी यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस हो जाएगा। और इसी वजह से क्या होगा पता है, अगर हमने इन दोनों को यहाँ पे अगर कनेक्ट कर दिया, ये सपोज हमने कनेक्ट कर दिया इधर, ऐसा एक ट्यूब यहाँ पे बिठा दिया जिसमें लिक्विड जो है वो फ्लो हो सकता है, इसमें से उस तरफ और उसमें से इस तरफ फ्लो हो सकता है, तो द लिक्विड विल जस्ट एक्ट इन सच अ वे दैट it will try to keep these 2 points on the same pressure, okay, ये दोनों पॉइंट्स को सेम प्रेशर पे लाने के लिए लिक्विड काम करेगा। और वो कैसे करेगा, उसके लिए ये होगा कि some height of this mercury will just get reduced and this liquid some mercury will just flow inside, तो कुछ मर्क्यूरी जो है वो यहाँ से नीचे फ्लो हो जाएगा और जिसके कारण यहाँ पे इधर तक आ जाएगा सपोज, और मर्क्यूरी इस तरफ यहाँ पे इधर तक थोड़ा चढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा, ये सपोज मर्क्यूरी है, ओके, ये मर्क्यूरी है, इधर तक मर्क्यूरी आ गया देखो, और वाटर का जो लेवल है वो काफी ऊपर चला जाएगा, ये देखो इस तरह से वाटर का जो लेवल है वो इधर तक आ जाएगा। सोचो क्या हो गया, वाटर का हाइट बढ़ गया, और अभी वाटर का हाइट बढ़ने की वजह से वाटर का हाइट इतने हाइट का कॉलम प्लस ये मर्क्यूरी का छोटे हाइट का कॉलम उतना ही प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ पे जितना इस मर्क्यूरी का छोटे हाइट का कॉलम क्रिएट कर रहा है, ओके। तो मतलब मर्क्यूरी का जो ये कम हाइट होके भी वो उतना ही प्रेशर क्रिएट कर पा रहा है जितना वाटर का कॉलम इतना बड़ा हाइट होके क्रिएट कर पा रहा है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कम है तो उसका ज्यादा हाइट को यूज करना पड़ेगा, मर्क्यूरी का डेंसिटी ज्यादा है इसलिए कम हाइट में भी वो उतना प्रेशर डेवलप कर पाएगा, ये हमको समझना है अच्छी तरह से। ओके, तो ये बात हमको समझनी है, द लिक्विड ऑलवेज ट्राइज इन सच अ वे, बिहेव्स इन सच अ वे दैट it will try to keep the points on the same level at same pressure, हमेशा लिक्विड ऐसा काम करता है, इस तरह से फ्लो होता है। लिक्विड फ्लो होता ही क्यों है, देखो एक सिंपल से दूसरी बात मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर इस तरह से है और एक दूसरा कंटेनर यहाँ पे इस तरह से है और दोनों को हमने ज्वाइन करके रखा है एक पाइप के द्वारा, और मान लो कि इसके अंदर यहाँ पे एक नॉब है, नॉब जिसको ट्विस्ट करके हम यहाँ से पानी चालू या बंद कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने थोड़े ज्यादा हाइट पे लिक्विड भर दिया, इधर से इतने हाइट तक इसको भर दिया, ठीक है, और इधर भी लिक्विड भरा हुआ है लेकिन उतने हाइट पे नहीं, थोड़ा कम हाइट पे हमने भर दिया इस तरह से, ठीक है। Height is different in both of these arms of this U-shaped tube. Okay. Now, if suppose we जब तक ये हमने यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, जब तक यहाँ पे हमने बीच में रुकावट रखा हुआ है, जो लिक्विड इधर से उधर तक फ्लो ना हो पाए, तो तब तक हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि height will remain the same, ठीक है। But the pressure at this point will be more. Why? Because the height of this column is more.
the pressure at this point will be more because height is more, and the pressure at this point will be less just because height is less. So we can just again say that this P1 is going to be greater than P2. If suppose this is the pressure P1 and the pressure at this point is going to be P2, and we know already that this P1 is greater than P2. Okay, but tell me, if suppose we remove this cock, अगर बीच में ये जो cock है वो अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, so that the liquid is allowed to flow in this pipe. इस पाइप में अगर लिक्विड फ्रीली फ्लो हो सकता है आगे पीछे, तो लिक्विड कैसे फ्लो होगा, कहां से किधर तक फ्लो होगा? जरूर इस आर्म से लेफ्ट साइड से वो राइट तरफ फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा पता है तुमको? कब तक फ्लो होगा? जब तक ये दोनों प्रेशर बराबर ना बन जाए, करेक्ट है ना? जब तक ये दोनों प्रेशर सेम ना बन जाए, मतलब लिक्विड लेवल इन दिस आर्म विल जस्ट गेट रिड्यूस्ड स्लाइटली and will come to this point here, and the liquid level in this arm will just rise slightly and will just come up to this point here, so that both of these levels will just become equal. And since the heights are equal, we can just say that the pressure of this height will be same as the pressure of this height, because the liquid is same. Okay, एक ही liquid हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, for example water. Okay, तो water अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो वाटर ही होने की, दोनों तरफ वाटर ही होने की वजह से जब तक हाइट सेम नहीं होता तब तक प्रेशर सेम नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑलरेडी सेम है, ग्रेविटी तो है ही सेम। तो इसलिए जब हाइट दोनों का सेम हो जाएगा तभी प्रेशर सेम हो सकता है। तो इसीलिए लिक्विड ऐसा ट्राई करेगा, अगर वो फ्री है, अगर उसके हाथ में चॉइस है, तो लिक्विड ऐसा रास्ता चूज करेगा ताकि वो इधर का हाइट कम करेगा, इधर का हाइट बढ़ा देगा, जिसकी वजह से दोनों तरफ का हाइट सेम हो जाएगा, ताकि ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर का प्रेशर सेम बन जाए। कोई ना सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स का, बल्कि कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये दो पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर वो भी सेम होगा। अगर ये दो पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर वो भी सेम होगा। बिल्कुल, ये दोनों का प्रेशर तो सेम है ही ऑलरेडी, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ द सर्फेसेस आर जस्ट ओपन टू एटमॉस्फेयर, एंड दैट्स व्हाई the pressure on all the points which are at the same level will just be kept same, and hence we can say that if यही हमको इसके सेकंड एप्लीकेशन के अंदर हमको बात करनी थी कि if the pressure, if the 2 points are at the same level, then they are going to be at the same pressure also. Okay, so this is all about the variation of pressure due to gravity. Okay, so this is all about the lecture.